प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का सीरीज चल रहा था उसमें हम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे। इससे जस्ट पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सैम्पलिंग के बारे में पढ़ाया था और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था कि सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन को हिंदी में समष्टि बोलते हैं जो कि टोटल को रिप्रेजेंट करती है। सैंपल जिसको हिंदी में प्रतिदर्श बोलते हैं जो उस इकाई को रिप्रेजेंट करती है जिस इकाई के बेस पर हम पूरी समष्टि के बारे में अनुमान लगाते हैं। और इसके अलावा सैंपलिंग समष्टि में से सैंपल को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको सैंपलिंग कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों को मैंने वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कल वाली क्लास में। फिर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो, जो सैंपलिंग होता है उसके टोटल दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, इन दोनों को भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझा दिया था, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देकर। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इनके टाइप्स के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कौन कौन से टाइप हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कौन कौन से टाइप हैं, इनको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब देखो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की दो सबसे खास बात है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उन सभी के चयनित होने की बिल्कुल समान संभावना है। यदि आप समस्त इकाइयों में से किसी भी एक इकाई का चयन करते हो तो बाकी की सभी की सभी इकाइयाँ हैं वो तुरंत उसका विरोध करती है कि भाई आप इसे ही क्यों चयनित कर रहे हो, हमें क्यों चयनित नहीं कर रहे। तो ये दो स्पेशल विशेषताएं होती हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कि भाई यहाँ पर जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उन समस्त इकाइयों के चयनित होने की जो संभावना होती है बिल्कुल एक समान होती है। इसमें इकाई का चयन दूसरी इकाई के चयन को इसमें इकाइयों का जो चयन होता है वो दूसरे इकाइयों के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो प्रकार हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं प्यारे साथियों। और स्पेशली तरीके से आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है किस किस टाइप से, मैं एक बार समझा देता हूँ। पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार हैं, कौन कौन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से संबंधित नहीं है, कौन कौन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से संबंधित हैं, कौन कौन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इनके टाइप्स को आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों, मिलान का क्वेश्चन बन जाएगा। एक साइड जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उनके चार प्रकारों को लिख देगा, दूसरी साइड उनकी जो स्पेसिफिक विशेषता हैं उनको लिख देगा और आपस में मिलान करवा लेगा। ठीक है, आजकल पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है इसलिए यहाँ से पूरा चांस है कि मिलान वाला क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है कि कथन कारण का क्वेश्चन भी बन जाए, स्टेटमेंट बेस पर भी क्वेश्चन बन जाए। अब स्टेटमेंट बेस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, स्टेटमेंट बेस पर बन सकता है जैसे मैंने आपको नोट डाल के दिखाया था कि समष्टि के आकार बढ़ने पर सैंपल लेने में जो समस्याएं उत्पन्न होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। पॉपुलेशन का आकार कम होने पर सैंपल लेने में होने वाली समस्याओं या त्रुटियां उत्पन्न होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इस तरीके से यहाँ से या तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मिलान टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। आजकल पेपर लेवल डीपली बनता जा रहा है। ठीक है, तो भाई डीपली पेपर बनता जा रहा है तो यहाँ से और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? देखो, अब जो मैं आपको सैंपलिंग के प्रकार पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार। पहले थोड़ा सा इजी जब पेपर बनता था तो पहले क्या करता था, एक साइड जो इनके जो प्रकार हैं इनको लिख देता था, सामने इनकी विशेषता लिख देता था और मिलान करवा लेता था। आजकल एग्जाम्पल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देगा सैंपल के प्रकारों को, सैंपलिंग के प्रकार लिख देगा और यहाँ पर चार अलग अलग उदाहरण लिख देगा। और ये चार उदाहरण ऐसे होंगे जो इन सैंपल से
आपस में रिलेट करते होंगे, फिर आपको मिलान करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डीपली तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के क्यों ना पूछे, हम हर हाल में उसको अच्छे से ठीक कर पाए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्यारे साथियों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रकार, जिसमें सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। समष्टि के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की संभावना बिल्कुल एक समान होती है। ठीक है भाई, चाहे साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श कह दो, चाहे यादृच्छिक प्रतिदर्श कह दो, दोनों बिल्कुल एक ही बात है। जो सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी है, इसमें इकाइयाँ हैं, उनके सभी की सभी इकाइयों के चयनित होने की जो संभावना है वो बिल्कुल एक समान होती है। ठीक है, समष्टि के प्रत्येक सदस्य या समष्टि की प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने या समष्टि की प्रत्येक इकाई के चयनित होने की बिल्कुल एक समान संभावना होती है। ठीक है, किसी भी सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो नई शब्द है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, इसकी पहली विशेषता है कि समष्टि में सम्मिलित समस्त इकाइयों के चयनित होने की बिल्कुल एक समान या बराबर संभावना होती है। यदि आप किसी भी एक इकाई का चयन करते हो तो वो चयनित इकाई अन्य समस्त इकाइयों से प्रभावित होती है। जैसे किसी आप एक इकाई का चयन करोगे, बाकी की जो समस्त इकाइयाँ वो उसका ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई हम भी तो चयनित हो सकते हैं, आप इसे ही क्यों कर रहे हो। और ये अधिकार है इनके पास, क्योंकि यहाँ पर समस्त इकाइयों के चयनित होने की बिल्कुल एक समान संभावना है। इस विधि में इकाइयों का चयन यांत्रिक या संयोगिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। अब जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, इसमें इकाइयों के चयन करने के लिए स्पेशली तरीके से 2-3 मेथड है उनका यूज किया जा सकता है। जैसे यांत्रिक विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर संयोगिक विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श की कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं, विधियां हैं। ठीक है, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श में कुछ विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्यारे साथियों लॉटरी विधि, दूसरी आता है सिक्का उछालना विधि, तीसरा आता है टेबल नंबर सिस्टम और चौथा आता है मेरे प्यारे साथियों फिश बॉल ड्रॉ मेथड। ठीक है, अब मैं इन चारों को भी आपको समझा दूंगा कि ये होते क्या हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि ये जो चारों की चारों विधियां हैं ये किससे संबंध रखती हैं, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन से, जिसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग से। अब देखो इन चारों को मैं आपको समझाता हूं अच्छे से कि चारों क्या होती हैं, चारों में अंतर क्या होता है, ये यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर जो लॉटरी विधि है और जो फिश बॉल ड्रॉ मेथड है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते मेथड हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल एक समान जैसे हैं। अब दोनों एक समान जैसे कैसे, भाई आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि यार उसके लॉटरी निकली है। तो लॉटरी निकलती है तो उसमें क्या करते हैं प्यारे साथियों, सपोज डैट लॉटरी का फॉर्म भरा 100 लोगों ने, 100 लोगों ने लॉटरी का फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब जो 100 लोगों ने लॉटरी का फॉर्म भरा है, उन 100 के 100 कैंडिडेटों का नाम समान आकार की 100 अलग अलग पर्चियों पर लिखा जाएगा। ठीक है, 100 अलग अलग समान आकार की पर्चियां बनाई जाएंगी और उनके ऊपर 100 के 100 कैंडिडेटों का नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, और उनको एक समान आकार में फोल्ड कर दिया जाएगा और फिर उसे किसी एक बाउल के अंदर डाल दिया जाएगा या किसी एक गुल्लक के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर उस गुल्लक को अच्छे तरीके से हिलाया जाएगा, जिससे कि जितने भी पर्चियाँ हैं वो सारी की सारी मिक्स हो जाएं। फिर किसी भी एक कैंडिडेट को उठाया जाएगा और उस कैंडिडेट से उन समस्त पर्चियों में से किसी एक पर्ची को निकलवाया जाएगा और वो पर्ची निकलेगी
उसी के नाम लॉटरी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है लॉटरी विधि। तो लॉटरी विधि इस तरीके से की जाती है। सिक्का उछालना विधि, अब मैं यहाँ पर एक बार फिश बॉल ड्रॉ मेथड भी बता देता हूँ। फिश बॉल ड्रॉ मेथड में क्या किया जाता है प्यारे साथियों, इसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन की जाती है। वही सपोज डैट लॉटरी में शामिल होने वाले कैंडिडेटों की संख्या 100 है, तो 100 समान आकार की पर्चियाँ ली जाएंगी, उसमें समान तरीके से उनका नाम लिखा जाएगा। फिर उन पर्चियों को समान आकार से फोल्ड किया जाएगा, फिर उन पर्चियों को किसी एक गुल्लक के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, और उस गुल्लक के अंदर एक छेद होगा, उस छेद से एक एक पर्चियां करके निकाली जाएंगी, जो पर्ची निकलेगी उसी के नाम से लॉटरी निकल जाएगी। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल एक समान हैं। सिक्का उछालना विधि, भाई आप जब भी क्रिकेट खेलते हो, बैटिंग किसकी है बॉलिंग किसकी है, इसका हम डिसीजन किससे लेते थे, सिक्का उछाल कर लेते थे। ठीक है, सिक्का उछालते थे, बोलते थे भाई हेड लेगा या टेल लेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा फिक्स हो जाता था कि भाई मेरी बैटिंग है तेरी बॉलिंग है, तेरी बॉलिंग है मेरी बैटिंग है, फिक्स हो जाता था, और उसे हम 100% श्योर मान भी लेते थे। टेबल नंबर सिस्टम, टेबल नंबर सिस्टम का अपन यूज कहाँ करते थे प्यारे साथियों, जब हम क्रिकेट खेलते थे, जैसे 8 कैंडिडेट हैं, 8 के 8 क्रिकेट खेल रहे हैं और हम नंबरिंग कर रहे हैं, पहले मैं खेलूंगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर तू खेलना, तीसरे पर तू, चौथे पर तू, पांचवें पर तू, छठे पर तू, सातवें पर तू, आठवें पर तू। तो इसके लिए हम क्या करते थे प्यारे साथियों, जैसे अपना बैट ले लिया, हम टेबल नंबर सिस्टम किस तरीके से करते थे कि अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज डेट 8 प्लेयर हो आप, एक का नाम राजा है आर लिख दिया, एक का नाम नीतू है एन लिख दिया, एक के नाम अजय ए लिख दिया, एक के नाम पूजा है पी लिख दिया, एक का नाम ममता है एम लिख दिया, एक का नाम लोकेश है एल लिख दिया, एक का नाम कृष्ण है के लिख दिया। ठीक है, एक का नाम स्वीटी है एस लिख दिया। ठीक है, ऐसे में मैंने 8 के 8 कैंडिडेटों का यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बैट लगा दिया और इस पूरी चीज़ों को मैंने उस बैट से छिपा लिया, इस नाम को भी छिपा लिया और इस प्यारे साथियों जो नंबर का निशान बना हुआ इसको भी छिपा लिया। और मैंने पूछा किसी भी एक कैंडिडेट को, 8 में से किसी भी एक को लिया और मैंने पूछा कि भाई इनमें से किसी भी एक के ऊपर अंगुली लगा कि पहला नंबर किसका हो, उसने लगा दिया कि भाई पहला नंबर इसका हो, मतलब पहला नंबर अजय हो गया। फिर मैंने कहा कि अब भाई दूसरे पर नंबर लगा, अपना हाथ लगा, जिससे कि हम दूसरा नंबर डिसाइड करें कि दूसरा नंबर किसका हो। उस भाई साहब ने दोबारा अंगुली यहाँ पर लगा दी, मतलब स्वीटी दूसरे नंबर पर आ गई। फिर मैंने कहा कि भाई तीसरे नंबर बता, तीसरा नंबर कौन सा होगा, उसने यहाँ पर अंगुली लगा दी, मतलब तीसरा नंबर रेनू हो गई। फिर मैंने कहा चौथे नंबर लगा, चौथे नंबर के लिए उसने भाई साहब यहाँ पर अंगुली लगा दी, मतलब चौथा नंबर मनीष हो गया। पांचवें नंबर के लिए यहाँ पर अंगुली लगा दी, पांचवा नंबर पूजा हो गई। छठे नंबर पर उसने यहाँ अंगुली लगा दी, छठे नंबर पर कृष्ण हो गया। सातवें नंबर के लिए उन्होंने प्यारे साथी यहाँ पर अंगुली लगा दी, सातवें नंबर पर नरेश हो गया। आठवें नंबर के लिए उन्होंने यहाँ पर अंगुली लगा दी और ये लोकेश का हो गया। ये एक तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष हो गया। यहाँ पर क्या नंबर लगा हुआ है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, केवल उसी कैंडिडेट को पता है जो इस नाम को और इन निशानों को बैट से कवर कर रहा है। सामने जो भी कैंडिडेट बता रहा है अंगुली लगा लगा कर कि भाई ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा है, उस कैंडिडेट को भी नहीं पता कि इस बैट के नीचे कौन सा नाम कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और जो कैंडिडेट ये सारा सीन करवा रहा है, वो बैट नाम लिखने का काम कर रहा है, या फिर जो कैंडिडेट बैट से इन चीज़ों को कवर कर रहा है, उसको भी ये नहीं पता है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है वो कौन से पोजीशन पर किसका नाम बोलेगा। तो ओवरऑल इससे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमें पता चल जाता था, हम इसके ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास कर लेते थे कि भाई इसमें किसी तरीके को कोई पक्षपात नहीं हो सकता, किसी तरीके कोई बेईमानी नहीं हो सकती, और इसी के बेस पर हम अपना अपना पोजीशन मान लेते थे, भाई मेरा पहला नंबर, तेरा दूसरा, तेरा तीसरा, तेरा चौथा, तेरा पांचवा। तो इसे बोलते थे टेबल नंबर सिस्टम। तो ये हो गए 4, पहला लॉटरी विधि, फिश बॉल ड्रॉ मेथड, दोनों बिल्कुल सेम है। सिक्का उछालना विधि मैंने बता दिया, टेबल नंबर सिस्टम मैंने बता दिया आपको। अब आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा
आप इंग्लिश के शब्द याद करो, हिंदी के बजाय इंग्लिश के शब्द याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कुछ लक्षणों के आधार पर जनसंख्या को समूह में बांटा जाता है, फिर प्रत्येक समूह के भीतर एक यादृच्छिक प्रतिदर्श या इकाई का चयन किया जाता है। अब जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें क्या किया जाता है प्यारे साथियों, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो समष्टि है, जो जनसंख्या है, उसको कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हमने टोटल 1000 लोगों को इकट्ठा कर लिया और 1000 लोगों में से मैंने बोल दिया कि भाई हिंदू धर्म के एक साइड हो जाओ, मुस्लिम धर्म के एक साइड हो जाओ, जैन धर्म के एक साइड हो जाओ, सिख धर्म के एक साइड हो जाओ। लक्षणों के आधार पर उस समस्त समष्टि को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। और फिर चारों के चारों ग्रुपों में से मैंने साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग करते हुए एक एक इकाई का चयन कर लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में प्यारे साथियों क्या हो रहा है कि जो समष्टि है उसे अलग अलग लक्षणों या अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें समष्टि को कुछ स्पेशल लक्षणों के आधार पर, कुछ स्पेशल विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में, अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और फिर उन समूहों से सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन के माध्यम से इकाइयों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। हो सकता है जैसे सपोजेट 1000 व्यक्ति है, 1000 स्टूडेंट है, मैंने बोल दिया कि भाई आर्ट्स वाले एक साइड हो जाओ जो बीए कर रहे हैं, जो मैथ से बीएससी कर रहे हैं वो एक साइड हो जाओ, जो बायो से बीएससी कर रहे हैं वो एक साइड हो जाओ, जो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं वो एक साइड हो जाओ, जो बीकॉम कर रहे हैं वो एक साइड हो जाओ, जो बीटेक कर रहे हैं वो एक साइड हो जाओ। तो एक स्पेसिफिक विशेषताओं के आधार पर सभी के सभी कैंडिडेट अपने अपने ग्रुप में हो गए। बीए वाले बीए के ग्रुप में आ गए, एमए मैथ से बायो वाले मैथ से बीएससी वाले एक ग्रुप बना लिया, बायो से बीएससी वालों ने एक ग्रुप बना लिया, एग्रीकल्चर से बीएससी वालों ने एक ग्रुप बना लिया, बीकॉम वालों ने एक ग्रुप बना लिया। इस तरीके से एक अलग विशेषता के आधार पर, एक स्पेसिफिक लक्षण के आधार पर अलग अलग समूह बन गए, और उन समूहों में से हम सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन का प्रयोग करके इकाइयों का क्या कर लेंगे? चयन कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं प्यारे साथियों स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद होता है सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक में क्या होता है? यहां पर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक शब्द से आपको पता चल रहा है कि यहां पर कुछ सिस्टमैटिक में किया जाता है। भाई सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पर जो सिस्टमैटिक शब्द है ना, इसी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है ना वो एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक को फॉलो किया जाता है। अब आप इकाइयों का चयन कर रहे हो तो आप कौन सी ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर आप इकाइयों का चयन एक सिस्टमैटिक तरीके से कर पाएंगे। अब सिस्टमैटिक तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, ये आपको मैं समझाता हूँ प्यारे साथियों। जैसे 100 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 100 में से आपको 10 लोगों को चयनित करना है। ठीक है, 100 लोग हैं, 100 में से आपको 10 लोगों को चयनित करना है, और ग्रुप बना हुआ था। आपने कह दिया कि भाई सभी के सभी कैंडिडेट एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, आपने किसी एक कैंडिडेट को ऐसे नहीं बोला कि भाई तू आगे खड़ा हो जा, तू यहाँ खड़ा हो जा, तू यहाँ खड़ा हो जा, नहीं। 100 कैंडिडेट ग्रुप में खड़े हुए थे, सभी को आपने बोल दिया कि भाई सभी के सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, और आपने भाई सभी के सभी लाइन में खड़े हो गए, किसी को आपने फोर्स नहीं किया कि भाई तू यहाँ खड़ा हो, तू यहाँ खड़ा हो। जो 100 के 100 कैंडिडेट थे वो अपनी इच्छा के अनुसार वो लाइन में खड़े हो गए। आपने जो सबसे आगे आगे खड़ा हुआ था उसको कह दिया कि भाई तू आ जा, तेरे को मैंने चयनित कर लिया सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श के द्वारा। जो सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन है उसके द्वारा मैंने तेरे को सेलेक्ट कर लिया है, और फिर कह दिया कि भाई अब 10 के अंतराल पर सभी के सभी कैंडिडेट निकल कर आ जाओ, मतलब प्रत्येक 10वां कैंडिडेट निकल कर बाहर आ जाओ। फिर 10वां बाहर आ गया, फिर 20वां नंबर का बाहर आ गया, 30वां नंबर का बाहर आ गया, 40वां नंबर का बाहर आ गया,
50वां नंबर का आ गया, 60वां नंबर का आ गया, 70वां नंबर का आ गया, 80वां नंबर का आ गया, ऐसे 90वां नंबर का, ऐसे 100वां नंबर का आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे को अप्लाई किया कि भाई प्रत्येक 10वें नंबर का कैंडिडेट आ जाओ या 10 के अंतराल पर कैंडिडेट निकल कर आ जाओ। हो सकता है हमें यदि 20 लोगों को सिलेक्ट करने की जरूरत हो तो हम कह देते हैं कि भाई प्रत्येक 5 आ जाओ या 5 के अंतराल पर सभी के सभी कैंडिडेट निकल कर आ जाओ। तो क्या होता, पहला आ जाता, फिर 5वां आ जाता, फिर 10वां आ जाता, फिर 15वां आ जाता, फिर 20वां आ जाता, फिर 25वां आ जाता, फिर 30वां आ जाता। ठीक है, तो जो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है इसमें कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक तरीके को अप्लाई किया जाता है। प्रत्येक 5वां निकल कर आ जाओ, प्रत्येक 6 के अंतराल पर आ जाओ, प्रत्येक 7 के अंतराल पर आ जाओ, प्रत्येक 2 के अंतराल पर आ जाओ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये थी प्यारे साथियों सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब हम चौथे नंबर पर पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों क्लस्टर सैंपलिंग के बारे में। और जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्लस्टर सैंपलिंग। आजकल क्लस्टर सैंपलिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए, पहले क्लस्टर सैंपलिंग से कम क्वेश्चन आते थे, क्योंकि इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जो जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मोस्टली पहले हम 3 ही सैंपलिंग को पढ़ते थे। पहला होता था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और तीसरा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। लेकिन आजकल जो क्लस्टर सैंपलिंग है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने लग गए। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसका चौथा टाइप है क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। इसमें सर्वप्रथम पूरे शोध क्षेत्र या समष्टि को उप क्षेत्रों या समूह में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक समूह से साधारण या स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर पुनः इकाइयों का निर्धारण किया जाता है। प्यारे साथियों बहुत ही गजब की बात लिखी हुई है यहाँ पर कि जो क्लस्टर सैंपलिंग होता है इसमें क्या होता है कि समष्टि को कंप्लीट समष्टि को पहले अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है। जो क्लस्टर सैंपलिंग होता है इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले समष्टि को अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक समूह से या तो स्तरीकृत सैंपलिंग के द्वारा या फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग के द्वारा इकाइयों का चयन किया जाता है। तो प्यारे साथियों दोबारा से बता रहा हूँ, जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है इसमें समष्टि को पहले उप भागों में या उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक समूह से या तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से या तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग से या फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग के द्वारा इकाइयों का चयन किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्लस्टर सैंपलिंग में कौन कौन सी 2 सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है, या तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का या सिस्टमैटिक सैंपलिंग का। ठीक है, जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है उसमें क्या होता है, समष्टि को अनेक उप भागों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक भाग से सिंपल रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग के द्वारा इकाइयों का चयन किया जाता है। यदि समग्र बड़ा एवं विस्तृत क्षेत्र में फैला हो तो क्लस्टर सैंपलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो स्तरीकृत यादृच्छिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, इनको अच्छे से याद रख लेना कि जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या के साथ जुड़ी हुई है। विषम जनसंख्या के साथ का मतलब है एक अलग अलग प्रकार की जनसंख्या के साथ जुड़ी हुई है। जैसे समष्टि में टोटल 100 इकाइयाँ हैं और 100 इकाइयाँ हैं जो अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है, जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से कुछ लोग हिंदू धर्म से हैं, कुछ लोग मुस्लिम धर्म से हैं, कुछ लोग जैन धर्म से हैं, कुछ लोग सिख धर्म से हैं। तो वो 100 लोगों की जो समष्टि है वो अलग अलग लक्षणों वाली है, वो विषम जनसंख्या है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग विद्यमान हैं। ठीक है, तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर आपको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करना होता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या किया जाता है, किसी विशेष लक्षण के आधार पर समष्टि को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है और फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग के द्वारा प्रत्येक भाग से इकाई का चयन किया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब विषम जनसंख्या की बात की जाए तो वहां पर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग किया जाएगा
ठीक है। और जब यदि समष्टि का आकार बहुत बड़ा हो या समष्टि का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो और यदि वहां आपको सैंपलिंग करनी है तो फिर आपको क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग करना होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्यारे साथियों, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टोटल 4 प्रकार, जिसमें पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड, तीसरा सिस्टमैटिक और चौथा क्लस्टर। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, पहली विशेषता, इसमें समस्त इकाइयों के चयनित होने की समान संभावना नहीं होती। इसमें यदि किसी एक इकाई का चयन हो रहा है तो वो इकाई अन्य दूसरी इकाइयों से किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार भी इकाइयों का चयन किया जा सकता है, जबकि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चयन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार। ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग। ठीक है। एक्सीडेंटल बोल दो चाहे इंसिडेंटल बोल दो, तो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग, इसको हम सुविधा प्रतिदर्श भी कहते हैं। इसमें इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है। तो जो इंसिडेंटल या जो एक्सीडेंटल सैंपलिंग होता है, इसमें इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा के अनुसार किया जाता है। ठीक है। आपको जिस तरीके की इकाइयों की जरूरत है आप उसी तरीके की इकाइयों की चयन कर लो। सपोज दैट 100 इकाइयों का, 100 लोगों का एक समूह है, ये 100 स्टूडेंटों का समूह है, जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं। आपको चाहिए कि यार मेरे को एक पीएचडी वाला और जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट चाहिए। आपने बोला कि इस ग्रुप में से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसका जेआरएफ क्वालिफाई है और जिसने पीएचडी कर रखा है, वो बाहर निकल जाओ। 2 कैंडिडेट बाहर निकल कर आ गए। आपने कहा कि ठीक है, मेरे को अपनी सुविधा के अनुसार 2 कैंडिडेट मिल गए, बाकी जो 98 कैंडिडेट है वो जा सकते हैं, उनकी मेरे को किसी तरीके की जरूरत नहीं है। मेरे को जरूरत थी किसकी? जेआरएफ क्वालिफाई, पीएचडी होल्डर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट की, जो मेरे को ये 2 कैंडिडेट मिल चुके हैं। तो इस तरीके से जब इकाइयों का चयन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सुविधा प्रतिदर्श एक्सीडेंटल सैंपलिंग या इंसिडेंटल सैंपलिंग। तो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग में क्या किया जाता है? अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन करता है। ठीक है। उद्देश्य प्रतिदर्श, इसको पर्पजिव सैंपलिंग बोलते हैं। इसमें शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इकाइयों का चयन करता है। तो प्यारे साथियों, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल और जो पर्पजिव सैंपलिंग है ये बिल्कुल एक दूसरे के समान ही हैं। ठीक है। ध्यान रखना, जो इंसिडेंटल जो एक्सीडेंटल सैंपलिंग है उसमें सबसे खास बात यह है कि आप किसी एक कैंडिडेट को डायरेक्टली जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 100 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको किसी एक कैंडिडेट को चुनना है, आप किसी भी एक कैंडिडेट को डायरेक्टली नाम से भी बुला सकते हो, डायरेक्टली इशारा करके भी बुला सकते हो, डायरेक्टली पकड़ के भी लेके आ सकते हो। ठीक है। तो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग में आप ये भी कर सकते हो, आप किसी भी कैंडिडेट को पकड़ के भी लेके आ सकते हो, इशारा करके भी साइड में निकाल सकते हो, आप उसको नाम से भी बुला सकते हो। ये पूरा अधिकार होता है एक्सीडेंट या इंसिडेंटल सैंपलिंग में। और जो प्यारे साथियों, जो पर्पजिव सैंपलिंग होता है वो बिल्कुल कुछ ना कुछ हद तक इंसिडेंटल सैंपलिंग से मेल खाती है, कि इसमें भी अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य या अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कैंडिडेट का चयन कर सकता है। क्योटा सैंपलिंग, इसमें शोधकर्ता कुछ निश्चित मानकों या विशेषताओं के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। ठीक है। क्योटा सैंपलिंग में क्या होता है? इसमें जो अनुसंधान करता है वो अपने कुछ विशेष मानकों के आधार पर या कुछ विशेष विशेषताओं के आधार पर इकाइयों का चयन करता है। जैसे आपने फिक्स मानक रख दिया, भाई 100 कैंडिडेट हैं, आपको 2 कैंडिडेट चाहिए, आपने कंडीशन रख दी कि भाई ज्योग्राफी का कैंडिडेट चाहिए मेरे को जिसका जेआरएफ क्वालिफाई हो, ठीक है, जिसने पीएचडी कर रखी हो और जिसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो कैंडिडेट बाहर निकल कर आ जाओ। ऐसा एक कैंडिडेट बाहर निकल के आ गया, आपने उसको कह दिया ठीक है भाई तू मेरे साथ काम कर, और बाकी को बोल दिया जो 99 कैंडिडेट है सॉरी आप जा सकते हो, आप जो मेरे मानक हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो उसने क्या किया, आपने क्या किया, 4 मानक रख दिया कि ज्योग्राफी का होना चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए।
ठीक है, आपने ये 4 विशेषताएं बता दी, 4 मानक रख दिया, उसके आधार पर आपने इकाइयों का चयन कर लिया, तो इसको बोलेंगे हम कोटा प्रतिदर्श कहेंगे। स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको हम चेन सैंपलिंग भी कहते हैं। जो स्नोबॉल सैंपलिंग होता है इसको चेन सैंपलिंग भी कहा जाता है। इसमें प्रारंभ में किसी प्रतिदर्श या व्यक्ति को चुना जाता है तथा चुने हुए व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इससे संबंधित या इच्छुक व्यक्तियों को इसके बारे में बताओ। अब जो स्नोबॉल सैंपलिंग होता है इसको हम चेन सैंपलिंग भी कहते हैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का सीन देखा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक कैंडिडेट को डिसाइड किया जाता है, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो जो चैन कंपनी, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, वो क्या करती है, सबसे पहले अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी ने किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया और उसको कह दिया कि भाई अब तू 2 कैंडिडेटों को और जोड़ इसमें। वो कैंडिडेट ने 2 कैंडिडेटों को और जोड़ दिया। ठीक है, और उसने कह दिया कि भाई तुम दोनों अब 2-2 को और जोड़ो। ठीक है, फिर ये 2-2 को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से चैन बनती जा रही है। 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और इस तरीके से यहाँ पर भी ये चैन चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाती है, एक चैन बन जाती है। तो इसको बोलते हैं प्यारे साथियों चैन सैंपलिंग बोलते हैं, कि इसमें प्रारंभ में किसी प्रतिदर्श को चुना जाता है तथा उस चुने व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इससे संबंधित या इच्छुक व्यक्तियों को इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेटवर्क मार्केटिंग इसका। तो प्यारे साथियों ये था ओवरऑल हमारा सैम्पलिंग का टॉपिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सैम्पलिंग वाला हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं प्यारे साथियों।